हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच मैं चौथा वीडियो लेके आ गया हूँ। और चौथा वीडियो में आप लोग को आज बताऊंगा 2025 एनुअल एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया था उसका आंसर मैं बताऊंगा। उसके अलावा सब्जेक्टिव जो है हल्का फुल्का उसको देखूंगा, बहुत ज्यादा तो नहीं करूंगा। नया जब वीडियो बनेगा वो सब्जेक्टिव के लिए होगा। चौथा ये है, पांचवा भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। छठा वीडियो उम्मीद करता हूं मैं सब्जेक्टिव बना दूंगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे वीडियो में तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, ताकि नया वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपके पास सीधे मोबाइल में चला जाए। तो 2025 एनुअल एग्जाम का पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? आपके पास में चार एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, चारों का मोलारिटी 1 है। बोलता है किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो चारों को देखने का जरूरत है आप लोगों को। चारों में एक मोल है, 1 m सॉल्यूशन है। अगर NaOH को हम पानी में डालेंगे तो 2 आयंस बनेगा, Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। इसको डालेंगे तो 3 आयन बनेगा, 2 Na प्लस बनेगा और 1 सल्फेट माइनस बनेगा। इसको डालेंगे तो भी 2 बनेगा, इसको डालेंगे तो भी 2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आयंस बन रहा है, यहाँ 3 आयंस बन रहा है, यहाँ 2 आयंस बन रहा है, यहाँ 2 आयंस बन रहा है। तो याद रखिएगा सब में मोलरिटी सेम है। 1 मोल डाले 2 बना, 1 मोल डाले 3 बना, 1 मोल डाले 2 बना, 1 मोल डाले 2 बना। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, Which of the following should have the highest boiling point? जिसका ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, याद रखिएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है। तो यहाँ संख्या ज्यादा चला जा रहा है, एलिवेशन हो जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट का। इसका अगर पूछेगा कि किसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है, इसी का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट का पार्टिकल्स का संख्या बढ़ने से। तो ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं मैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होता है। पहला नंबर होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से कौन ऑस्मोटिक प्रेशर का एग्जांपल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, चारों को याद करने की जरूरत। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में होता है, और एक रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। What is the molarity of a solution with ये क्वेश्चन नहीं करना है, गलत क्वेश्चन है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर में आते हैं। द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? लेमडा एम का यूनिट पूछता है। लेमडा एम का जो फॉर्मूला होता है, लेमडा एम का फॉर्मूला होता है के बाई सी, के बाई सी होता है। ठीक ना, लेमडा एम का फॉर्मूला के बाई सी होता है। इसका लेमडा एम का यूनिट होता है साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल या फिर साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वो डिपेंड करता है मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, डिपेंड करता है कप्पा का यूनिट पर। कप्पा साइमंस पर मीटर रहे और कप्पा साइमंस पर सेंटीमीटर रहे। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है इसका यूनिट। ठीक ना, अगर हम लोग का कप्पा का यूनिट साइमंस पर मीटर है, ठीक ना, तब हम लोग को क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पर मोलारिटी ले लेना है। ठीक है, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। ठीक ना, और 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो एल एम का पावर -3 कर देंगे हम लोग।
कट के आपका यूनिट यही आ जाएगा, साइमंस आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, पर मोल आ जाएगा। और कंपा का सेंटीमीटर, साइमंस पर सेंटीमीटर लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर सेंटीमीटर -3 पर लीटर कर लेंगे, ठीक है। और नीचे में मोलरिटी कर देंगे, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो दोनों का फॉर्मूला भी हम नीचे बता दिए हैं, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला पर भी यहाँ पर हम लोग देख लिए कि लैम्डा एम का यूनिट ये लाना है तो ये फॉर्मूला, और ये लाना है तो ये फॉर्मूला, ठीक ना। साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल, तो ये दोनों फॉर्मूला है। अब तो पूछ रहा था यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा, इसके लिए हमें मीटर स्क्वायर भी किया जा सकता था, नहीं है मेरे पास, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 5, the amount of electricity required to obtain 1 mole of zinc from zinc sulfate solution। आपके पास में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन दिया हुआ है, बोलता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, कितना एफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको Zn का 1 मोल प्राप्त करने के लिए। तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है। जिंक सल्फेट मतलब क्या है, Zn2+ है। जिंक सल्फेट का मतलब है Zn2+, जिंक सल्फेट का मतलब है Zn2+। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो जिंक डिपॉजिट होता है, 1 मोल रहेगा तो 1 मोल डिपॉजिट होगा, और 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। 2 मोल का इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फ्राइडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फ्राइडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फ्राइडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फ्राइडे, 2 मोल का 2 फ्राइडे। 2 फ्राइडे की जगह में क्या, F का वैल्यू 1F कितना होता है, 96,487 कूलाम होता है, इसी को बोलते हैं 1 फ्राइडे। तो आंसर इसका हो जाएगा 2F। The unit of rate constant for the reaction which has rate इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ जो रेट दिया हुआ है, इस रेट से हम लोग निकाल लेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। H का पावर 1 है, NO का पावर 2 है, तो ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 = थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर है तो यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रेट इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, ठीक है। के का यूनिट निकालना है तो के इक्वल टू हो जाएगा रेट इंटू 1 कंसंट्रेशन का पावर n, और रेट का यूनिट होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम, और इंटू 1 कंसंट्रेशन तो दिया हुआ है। अगर यहाँ पर n के जगह हमें 3 पुट करते हैं तो एक तो कंसंट्रेशन खत्म हो गया, एक कंसंट्रेशन बचा। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ऊपर जाएगा तो मोल का पावर 2, लीटर का पावर 2। मोल जैसे नीचे में अगर मेरे पास में कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर है, यहाँ 2 बच गया है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, और ये टाइम का यूनिट ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर मेरे पास में सी हो जाएगा। अगर 3 के जगह हमें 4 रहता तो यहाँ पर 3 करते हैं, यहाँ पर 3 करते हैं, ये कांस्टेंट रहता, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता चुके हैं। 4 यूनिट निकालना होता है, 0 ऑर्डर का यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट, सेकंड ऑर्डर का यूनिट, थर्ड ऑर्डर का यूनिट। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का यूनिट पूछा गया है, तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इससे पहले का वीडियो में हम करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज 0.6 मोल पर सेकेंड एंड द रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 0.035 पर सेकेंड। आप जानते हैं रेट इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन, ठीक है।
किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर पावर हो जाएगा 1। जब पावर आपका 1 हो गया है, ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाय के। रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ द रिएक्शन 0.6 दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है, एंड रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 0.035। डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? डिवाइड कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 8 होगा। Which of the following represent Arrhenius equation? आप लोग जानते हैं Arrhenius equation K इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस EA RT होता है। मेमोराइज करने का जरूरत है इसको, Arrhenius equation को, ठीक ना। Arrhenius equation K इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस EA RT। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is diamagnetic ion? दो तरह का आयन होता है, एक होता है पारामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक आयंस उनको बोलते हैं जिसके पास में डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, पारामैग्नेटिक होगा, और डी ब्लॉक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा या फिर नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो कहलाता है डायामैग्नेटिक, ठीक ना। तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं फटाक से। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। कितना होता है? 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन आर्गन लिखेंगे 18, उसके बाद 4s2 3d1। अगर 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 4s0 3d0। डी में 0 है मतलब डायामैग्नेटिक। डी में 0 रहे या डी में 10 रहे तो ये कहलाता है डायामैग्नेटिक। अगर डी में 1 रहे या डी में 9 तक रहे, 1 से 9 तक, तो ये कहलाता है पारामैग्नेटिक। तो वैनेडियम का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो ये 23 होता है, कॉपर का 29 होता है और मैग्नीज का 25 होता है। इनका अगर हम निकालते हैं तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मतलब D1 से 9 तक रहेगा। वैनेडियम 23 होता है, 23 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 4s3d। 23 मतलब 3 यहाँ पर 2 निकल गया है तो यहाँ से 2 निकल गया, 0, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉपर का 29 होता है, 4s3d10। 1 होता है यहाँ पर, 2 निकालना है आपको, तो एक यहाँ से निकाल दिए और इसको कर दिए 9, तो यहाँ पर देखिए 9 आ रहा है, तो ये भी आपका पारामैग्नेटिक है, ये भी पारामैग्नेटिक है और ये भी पारामैग्नेटिक है। ये A, C और D पारामैग्नेटिक हो जाएगा और B हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, Which property of transition metal enable them to behave as catalyst? कौन सा प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट के पास में है जो ट्रांजिशन एलिमेंट को कैटलिस्ट के रूप में बिहेव करने के लिए इनेबल करता है? तो याद रखेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वही आपको ट्रांजिशन एलिमेंट को कैटलिस्ट के रूप में यूज होने के लिए बाध्य करता है, ठीक ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर एंथैल्पी, लेवल फॉर्मेशन, ये सबसे नहीं है मैटर हमको। वेरिएबल ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, इसलिए ये कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन दिस वन। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का क्या होगा पूछ रहा है।
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉपर का निकालना है, कॉपर को ले लेना है x, NH3 मॉलिक्यूल है NH3, इसका होता है 0 कितना है 4, 4 से मल्टीप्लाई, टोटल कितना है +2 है, तो x = +2, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा +2। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 12, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन, किसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले हम लोग को जानना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड थोड़ा सा, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या काम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग CO है, ठीक है, CO है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद CN है, CN माइनस, उसके बाद इथाइलिन डायमीन है, उसके बाद अमोनिया है। ये 4 लिगेंड अगर आपके पास में है अवेलेबल, तो याद रखिएगा इसके प्रेजेंस में पेयरिंग होता है, पेयर्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन 2 डब्बा में है तो एक ही डब्बा में दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पेयर्ड हो जाता है, ठीक ना। Ni, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन कोबाल्ट निकेल मतलब 27 होता है, आयरन 26, अच्छा 28 होता है, सॉरी निकेल का 28 होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना चाहेंगे तो 4s और 3d लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, और 8 है तो 8 लिख देंगे यहाँ पर। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इसका 0 है, यहाँ पर कितना है 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक ना। अब D में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 1 2 3 4 5, D में कितना है 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग होगा, CO है तो पेयरिंग होगा, लेकिन ये वाला ये दोनों डब्बा में जाएगा, सिर्फ S खाली हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें S खाली हो रहा है, पहला चीज यहाँ देख लिए। Ni निकेल 28, ठीक ना, निकेल का यहाँ पर भी 28 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4s 2 और 3d 8, यहाँ पर क्या हो रहा है -2 है, Cn का -1 होता है, 4 है तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा। तो मेरे पास में अब किस तरह से डब्बा बना है, देखिए इसको 1 2 3 4 5, अरे ये इसका डब्बा खाली हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब इस तरह से मेरे पास में है, और साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके प्रेजेंस में इसका पेयरिंग हो जाता है, इसका पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा। अब पेयरिंग होने के बाद में मेरे पास ये डब्बा खाली हो जाएगा, तो खाली होने के कारण D का इन्वॉल्व हो गया, और S का तो इन्वॉल्व हो भी किया है, और इधर से खींच के लाएगा P वाला को, तो DsP2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। 4 डब्बा का जरूरत है इसको, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, 4 डब्बा की जरूरत है, एक डब्बा यहाँ से ले लिया, एक ठो S का ले लिया, और 2 ठो P का ले लिया, तो DsP2। लेकिन जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन का बात हो रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो आ जा रहा है मेरे पास में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ जा रहा है मेरे पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये डब्बा खाली हो गया, किसका है ये S का है। अब P का खींच के ला रहा है 3 डब्बा को, 1 2 3 P का, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा है sp2, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जा रहा है sp3, और इसके लिए कैसा हो जा रहा है dsp2 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट है, इसको भी करके देखने की जरूरत है। तो ये दो हम कंपेयर कर दिए कि भाई इसमें sp3 हो रहा है, इसमें dsp2 हो रहा है। sp3 होगा तो शेप होगा टेट्राहेड्रल, और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। इसमें टेट्राहेड्रल शेप बनता है इस टाइप का, और इसमें स्क्वायर प्लेनर बनता है, इस टाइप का बॉन्ड बनेगा स्क्वायर प्लेनर, चारों बॉन्ड चारों दिशा में रहेगा, इसमें टेट्राहेड्रली अरेंज रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग के पास में 2 तरह का बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक 4 और एक 6, जनरली 4 जनरली 6। 4 के लिए टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर शेप आएगा, और 6 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगा, चाहे अंदर का डी यूज हो या बाहर का डी यूज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया गया है, 6 ठो लिगेंड प्रेजेंट है, तो याद रखेंगे
डी अंदर वाला यूज कर रहा है कि बाहर वाला यूज कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया, इतना हमको लगता है समझ में आना चाहिए। 13 नंबर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस दिया हुआ कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये CH3 है और ये कार्बन को हम लिख दिए, यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड है, C है, H है, C है, इस तरह से आपके पास में है, इसको सीधा करके हम लिख दिए। काउंटिंग इधर से करें किधर से करें, अगर इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 नंबर में आ रहा है, इधर से भी करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 नंबर में आ रहा है, लेकिन इधर ब्रोमीन है इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे। जब काउंटिंग इधर से किए तो 1 2 3 4 कार्बन है, पहला में ब्रोमो है तो 1 में ब्रोमो, ठीक है, और 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और 2 में ईन है 2ENE। कौन सा मैच कर रहा है, C नंबर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 in which medium does Finkelstein reaction takes place। Finkelstein reaction में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। जनरली X के जगह में क्लोरीन आ सकता है या ब्रोमीन आ सकता है, अल्काइल हैलाइड, ठीक ना। X के जगह में क्या आएगा, क्लोरीन आएगा या फिर ब्रोमीन आएगा। यहाँ क्लोरीन हो सकता था या ब्रोमीन हो सकता था। क्लोरीन या ब्रोमीन NaI के साथ में रिएक्शन करेगा और I इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके जगह में चला जाता है, इसी को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होता है वो ड्राई एसीटोन में होता है। कहाँ होता है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर लिखना होना चाहिए ड्राई एसीटोन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, आयोडीन को जोड़ना है क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह में, तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। स्वार्ट्ज रिएक्शन, अगर I की जगह में हम लोग F लेते हैं, लेकिन NaI के जगह हम लोग क्या लेंगे, AgF लेंगे, और इस क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा के F डालेंगे, यहाँ पर RF हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। एक होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आयोडीन डाला जाता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन डाला जाता है। कहां पर, अल्काइल हैलाइड में। RX में X हटाया जाता है, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा के F या I डालेंगे, I डालेंगे फिंकलस्टीन, F डालेंगे स्वार्ट्ज। The test used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट का जरूरत पड़ता है, तो लूकस टेस्ट। उसका नाम क्या है, लूकस टेस्ट नाम है उसका, लूकस टेस्ट, लूकस टेस्ट नाम है। लूकस टेस्ट में लूकस रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है। जब इसका प्रयोग करते हैं, ये रिएक्शन करता है 1 डिग्री अल्कोहल से रूम टेम्परेचर पर, 3 डिग्री अल्कोहल से रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर जाता है, तुरंत रिएक्शन करेगा। लूकस टेस्ट में 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत रिएक्शन करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे तो 5 से 10 मिनट के बाद रिएक्शन करेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर नहीं रिएक्शन करेगा, ये अपॉन हीटिंग करेगा, और नहीं हीट करेंगे तो नहीं करेगा। तो 3 अल्कोहल है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तीनों का बिहेवियर लूकस रिएजेंट के साथ में डिफरेंट होता है। 3 डिग्री अल्कोहल रहा फटाक से रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री रहा 5 से 10 मिनट में करेगा, और 1 डिग्री रहा तो हीट करने से करेगा। तो लूकस रिएजेंट का यूज किया जाता है अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने में, अलग करने में यूज किया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया लूकस रिएजेंट। यहाँ पर आपके पास में हिंसबर्ग टेस्ट दिया हुआ है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट लूकस टेस्ट तो समझ गए कि अल्कोहल का को अलग करेगा। हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो एमीन्स के लिए यूज किया जाता है। एमीन भी 3 तरह का होता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो पूछेगा हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, तो ये वाला प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है, डिस्टिंग्विश करता है। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट है C6H5SO2Cl
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलेंगे या फिर एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो चलिए दोनों रिएजेंट हम लोग देख लिए, लुकस टेस्ट भी समझ में आ गया और हिंसबर्ग टेस्ट भी समझ में आ गया। टॉलिन्स टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बाद में देखा जाएगा, दो भी बता दिए हैं। अब आइए इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं, मतलब हीटेड कॉपर के में पास करवाते हैं इथाइल अल्कोहल को, तो क्या होगा ये क्वेश्चन आपके पास में, ठीक ना। तो इथाइल अल्कोहल को अगर पास करवाते हैं कॉपर में, कॉपर से, हीटेड कॉपर से इथाइल अल्कोहल को, तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनेगा। इसमें 3 तरह का रिएक्शन आपके पास में हो सकता है, ठीक ना। पहला रिएक्शन, अगर वो इथाइल अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल कितना डिग्री का है? 1 डिग्री का है, ठीक है। 1 डिग्री का है तो एल्डिहाइड बनेगा। देखिए यहाँ पर RCH2OH, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब R की जगह में CH3 डाल देना है। कॉपर है मेटल, इसमें पास करवाएंगे कितना डिग्री से, कितना टेम्परेचर पर? 573 केल्विन पर। तो ये R रहेगा, ये CH2 क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CH3 CHO इथे एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल बना देगा। तो आंसर इसका ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो तीनों बता दे रहे हैं। पहला नंबर का तो आंसर हो गया क्वेश्चन का मेरा। अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल की जगह में 2 डिग्री अल्कोहल रहे, OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के पास में दोनों साइड में कार्बन रहे, ऐसा वाला चीज के साथ में जुड़ा हुआ है OH, तब क्या होगा? सेम रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड की जगह में क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री के साथ में कीटोन बनेगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल रहा, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास में 3 कार्बन और है, अगर ऐसा कंडीशन रहे, यही रिएक्शन करवाते हैं, तो अब ना एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा, पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ कोएच और यहाँ के हट के पानी बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, तो 3 डिग्री के साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, अल्कीन बना देगा। तो तीनों तरह का रिएक्शन हम लोग देख लिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक ईथर? कौन सा रिएक्शन यूज किया जाता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर को बनाने के लिए? तो विलियमसन साइंथेसिस का यूज किया जाता है। विलियमसन साइंथेसिस क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर विलियमसन साइंथेसिस में होता क्या है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में, तो Na और X बाहर निकल जाता है, NaX हो जाता है। अगर यहाँ पर क्लोरीन रहा तो NaCl बना लेगा और ये R आके जुड़ जाएगा, तो R'(O')R'। यहाँ पर मिथाइल ले सकते हैं, यहाँ पर इथाइल ले सकते हैं, तो मिक्स्ड ईथर बन गया। दोनों जगह में मिथाइल लेंगे तो सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। तो इस विलियमसन साइंथेसिस का यूज किया जाता है आपका ईथर बनाने के लिए, आइदर दैट इज मिक्स्ड ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। ये सब नेम रिएक्शन आ रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। जो 3 नेम रिएक्शन आता है 5 नंबर के लिए, वहां पर के लिए भी काम दे सकता है, तो याद रखना है नेम रिएक्शन जहां पर भी आ रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ol विथ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। अगर हम लोग प्रोपेन 1-ol मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड बनता, एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचता, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए हैं। OH कन्वर्ट हो जा रहा है किस चीज में? COOH में कन्वर्ट हो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। अगर K2Cr2O7 भी रहता तो भी वहीं तक पहुंचता। अल्कलाइन के जगह में यहाँ पर एक्वस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कलाइन, एक्वस, एसिडिक कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। K2Cr2 भी अल्कलाइन, एसिडिक या एक्वस रहे कोई दिक्कत नहीं है, यही रिएक्शन होने वाला है आपका। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन वाला एसिड बना है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द रिएक्शन फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं CHCl3 प्लस KOH के साथ में, बनाता है सैलिसल्डिहाइड।
ठीक है। OH तो फिनोल में था ही, CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो रहा है। CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है अगर फिनोल के अंदर में, तो इस रिएक्शन का नाम है रेमर टेमर रिएक्शन। रेमर टेमर रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिनोल अपॉन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या फिर NaOH फॉर्म सैलिसाइल्डिहाइड इज नोन एज रेमर टेमर रिएक्शन। ये वाला भी नेम रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, स्टर्नबर्ग रिएक्शन, फिटिज रिएक्शन क्या है, धीरे धीरे सब समझ में आना चालू हो जाएगा। What is the relationship between acidic strength of A and B? A और B के बीच में acidic strength में क्या रिलेशन है? सबसे पहले acidic का मतलब क्या होता है ये जानना पड़ेगा। acidic का मतलब होता है कि H प्लस दिया जा सकता है कंपाउंड के द्वारा, H प्लस दिया जा सकता है, ये भी H दे सकता है और ये भी H दे सकता है, दोनों का दोनों H दे सकता है। चलिए दोनों दे दिया, H दिया तो H प्लस दिया है, ये भी H प्लस दिया है, मतलब लोन पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, ये लोग लोन पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। ये लोन पर इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आएगा, ये भी लोन पर इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आएगा। अंदर की ओर आएगा तो उसमें देखना पड़ेगा, अगर O जुड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पर कभी इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आ रहा है, और NO2 जुड़ा हुआ है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन N डबल बॉन्ड O और O है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आपका बाहर की ओर भाग रहा है। तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको सपोर्ट करने के लिए NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन है उसको जगह मिल जा रहा है N की तरफ भागने के लिए, तो ये ज्यादा बेसिक होगा और ये कम बेसिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C, B इज मोर बेसिक देन A। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ A एंड B? आंसर हो जाएगा C। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में अगर आ रहा है आपका तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। लाइक करने से समझ में आता है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं या सिर्फ देख के छोड़ दे रहे हैं, तो लाइक आपको करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। C6H5CONH2, ठीक है, प्लस Br2 प्लस 4NaOH आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, यहाँ पर एमीन्स बनता है। इस रिएक्शन को ऑलरेडी हम करवा चुके थे, ठीक है, इस रिएक्शन को इससे पहले वाला वीडियो में ही करवा चुके थे। CONH2 जो है ये कंप्लीट हट के NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप सीधे हटता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है NaBr और H2 बनाता है। तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इससे पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। तो लगभग जितना नेम रिएक्शन है हमको लगता है ना सब का सब आ जा रहा है धीरे धीरे करके। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 47 या 48 है उसका तैयारी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा नेम रिएक्शन आ जा रहा है ऑब्जेक्टिव में ही। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब भी नेम रिएक्शन बहुत सारा आता है। द टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन। इससे पहले हम लोग कर रहे थे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट था? हिंसबर्ग रिएजेंट था, लेकिन सिर्फ प्राइमरी और वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्शन कर रहा था, टर्शियरी नहीं कर रहा था। यहां पर क्या होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में अगर डिफरेंस आपको निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है? 1 डिग्री एमीन जो है क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक KOH और बनाता है आइसोसाइनाइड, ठीक ना, आइसोसाइनाइड बनाता है, इसी का नाम है कार्बाइलामीन नाम है। आइसोसाइनाइड को बोलते हैं कार्बाइलामीन बनाता है, और 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनाता है। तो कार्बाइलामीन रिएक्शन करवा देंगे हम लोग, कार्बाइलामीन टेस्ट करवा देंगे। 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री एमीन है कि 2 डिग्री एमीन है ये पता आपको चल जाएगा। तो द टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन इज कार्बाइलामीन टेस्ट। कार्बाइलामीन रिएक्शन आपको पढ़ना है नेम रिएक्शन में, वो भी होगी आपका साथ में। लुकस टेस्ट हम बता चुके थे। अब टोलिन्स और फेलिन्स बचा हुआ है, बताएंगे। टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी बचा हुआ है, बाकी 3 तो टेस्ट हम बता चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज कीटोहेक्सोज? कीटोन ग्रुप होता है, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन, और कीटो ग्रुप, कीटो मतलब कीटोन का ग्रुप किसमें होता है? तो फ्रुक्टोज में होता है। तो ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, तो एल्डोहेक्सोज कहलाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन, तो हेक्सोज दोनों को दोनों हेक्सोज है। लेकिन फ्रुक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप होता है तो कीटोहेक्सोज कहलाता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए एल्डोहेक्सोज कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, ग्लूकोज मतलब एल्डोहेक्सोज। आइडेंटिफाई द कंप्लीमेंट्री स्टैंडर्ड स्ट्रैंड ऑफ द DNA प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन जब आया था तो वो पूरा बाउंस किया था बच्चा लोग को,
ये क्वेश्चन जब आया था तो पूरा बाउंस किया था, पहली बार इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया था। आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखिएगा तो डीएनए में इस तरह से डायग्राम बना हुआ रहता है इस तरह से, और यहाँ पर ए टी जी सी टी ए इस टाइप का लिखा हुआ रहता है डीएनए का स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, तो ए को टी बोल सकते हैं और टी को ए बोल सकते हैं, जी को सी बोल सकते हैं और सी को जी बोल सकते हैं। तो यहां पर है ए, तो ए को क्या बोल सकते हैं, टी बोल सकते हैं, टी को क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, जी को क्या बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, और सी को क्या बोल सकते हैं, जी बोल सकते हैं, सी को क्या बोल सकते हैं, जी बोल सकते हैं, फिर जी को क्या बोल सकते हैं, सी, फिर ए को क्या बोल सकते हैं, टी, और फिर टी को क्या बोल सकते हैं, ए, और सी को क्या बोल सकते हैं, जी। तो ये वाला आंसर है कहीं पर, हाँ, तो टी ए सी जी, जी सी टी ए जी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उलट देना है बस, आराम से बन जाएगा आप लोगों का। ए टी जी सी याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 24 बन जाएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन था, लेकिन जब आया था तो बनना बहुत मुश्किल था, बनाना बच्चा लोग के लिए मुश्किल था, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं था, अचानक आया था। रेटिनॉल इज विटामिन ए, रेटिनॉल कौन सा विटामिन है, विटामिन ए है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर, स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बोलता है किसी भी गैस का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। P इज प्रोपोर्शनल टू X, P इज इक्वल टू KH X, जहां पर KH हो जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट, P इज इक्वल टू KH X, आंसर हो जाएगा इसका। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन द गिवन प्लॉट, इस प्लॉट में कौन सा ऑर्डर है, तो आप लोग को हम बताए थे T हाफ इक्वल टू होता है R0 by 2K, T हाफ इक्वल टू होता है 0.693 by K। जीरो ऑर्डर के लिए R0 by 2K और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 by K होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसमें कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर टी हाफ दिया हुआ है, कांस्टेंट दिखा रहा है, और आर नॉट घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है टी हाफ कांस्टेंट है, मतलब इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, क्रोमियम 3+ का। तो क्रोमियम का लिखने के लिए हम लोग क्रोमियम को जानेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। आर्गन लिखेंगे 18 हो जाएगा, उसके बाद 4s3d, ठीक ना, 4s में क्रोमियम है तो 1 होगा, ठीक है, और 4 है तो इसको 5 कर देंगे, ये हो गया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको लिखना है क्रोमियम 3+ का, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये नया हो जाएगा 0 3d3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 4s0 3d3, आंसर निकाल दिए। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। साथ में हम लोग आर्गन को भी लिख सकते हैं 18, ये हो जाएगा क्रोमियम 3+ के लिए। 28 के बाद में हम लोग आते हैं 29 में। 29, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म शो किया जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोबाल्ट है, NH3 है, ब्रैकेट बंद, क्रोमियम है, Cn है, ब्रैकेट बंद, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, और दोनों में आयंस का एक्सचेंज किया जा सकता है, इसका आयन उसके पास, इसका आयन उसके पास, ऐसा अगर पॉसिबिलिटी है तो इसको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो ये 29 आंसर कंप्लीट। 30, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन 2-ol रिएक्ट विथ CrO3, CrO3 के साथ में ब्यूटेन 2-ol, CH3 CH2 CH CH3 OH है, अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 आपका ये बनाएगा कीटोन, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, बस कीटोन बना देगा, मतलब CH3 CH2 C CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा। नेम द रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इनटू बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। बड़ा आसान है, एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन होता है जहां पर ये रिएक्शन करता है वैसा एल्डिहाइड या वैसा कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ये कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन के पास में अगर हाइड्रोजन रहे तो इस तरह का कंपाउंड बोलते हैं कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है,
इसका दो मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH आपस में मर्ज होगा और इस तरह का कंपाउंड बनाएगा जिसमें अल्फा बीटा में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा, बीटा में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और ये फर्दर क्या होगा, OH और यहां से H हट के इस तरह का ग्रुप बना देगा, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH डैश CHO। तो इस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एक होता है क्रॉस एल्डोल होता है। अगर एल्डोल में दोनों सेम ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस, दोनों में एल्डिहाइड रहे या दोनों में कीटोन रहे तो एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन एक में एल्डिहाइड एक कीटोन लेकर करते हैं तो वो कहलाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो नेम रिएक्शन का ही पार्ट है, इसको भी करने की जरूरत है आपको। What happens when aniline is treated with bromine water? ब्रोमीन वाटर के साथ में एनिलीन का रिएक्शन करवाएंगे तो 2 में 4 में 6 में ब्रोमीन जुड़ जाएगा, 2 में 4 में 6 में ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? किस चीज का प्रोटीन पॉलीमर होता है? तो अमाइनो एसिड का होता है। अमाइनो मतलब NH2 भी रहेगा और एसिड का भी ग्रुप रहेगा। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? विटामिन के का काम है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करने का। के का अगर कमी रहेगा तो आपका अगर कहीं पर कट लगता है तो ब्लड बहना चालू होगा तो फिर रुकेगा नहीं, इसलिए के विटामिन का जरूरत है। राइट द रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिएगा। इन द फॉलोइंग आयंस, ये आयन दिया हुआ है, विच आर कलरलेस, कौन कौन कलरलेस है? जिसमें D0 और D10 होगा वो कलरलेस होगा, तो स्कैंडियम और कॉपर प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस और कॉपर प्लस में आपका D इसमें 0 है, इसमें D10 है, तो ये लोग दोनों कलरलेस है और बाकी कलरफुल है। विच आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कौन होगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलरफुल पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये वाला डायमैग्नेटिक भी है। कलरलेस डायमैग्नेटिक, कलरफुल पैरामैग्नेटिक, याद रहेगा। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? मैग्नीज, पहले ही बता चुके हैं, Mn2+ इसी के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है और सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसी को होता है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसके पास फुल D और वाइटल्स होता है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आईयूपीएसी नेम लिखा है पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटोक्रोमेट, पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन, टाइटेनियम 3 आयन। बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये वाला रिएक्शन करवाएंगे, Mg का बीच में जुड़ जाएगा, इसका भी रिएक्शन करवाया हुआ है, यहाँ भी करवाया हुआ है, हल्का हल्का आपको रिवाइज करते चले जाना है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग कन्वर्सन? कन्वर्सन कैसे क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाएंगे? वुडज रिएक्शन है, वुडज रिएक्शन से कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन, कॉपर मेटल में पास कर देंगे, OH आपका डबल बॉन्ड O में बन जाएगा। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ये वाला सैंडमेयर्स रिएक्शन ऑलरेडी बता चुके हैं। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड CuCl2 HCl के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बनाता है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग, आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है, आराम से लिखाएगा, कुछ तो लिख भी दिए हैं। इथॉक्सी बेंजीन, ठीक ना, मेटा ब्रोमो एनिलीन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 5% सोल्यूशन बाय मास, ठीक है। आपको डेल्टा TF का फॉर्मूला याद करना है, KF छोटा वाला M मोलालिटी, पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा 4.09 के। और कैलकुलेट द EMF ऑफ द फ्लोइंग सेल। अभी तक जो भी हम बताए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये नया क्वेश्चन है जो ये भी हो सकता है और इसी के जैसा नया क्वेश्चन आने का संभावना है। नर्नेस्ट इक्वेशन है ये वाला, तो नर्नेस्ट इक्वेशन आपको करने का जरूरत है। नर्नेस्ट इक्वेशन बताया गया है, थोड़ा सा इसको देखने पड़ेगा आप लोगों को। नर्नेस्ट इक्वेशन अबर 2026 में आपका आएगा, 25 में भी आया था, 26 में भी आएगा। मेंशन एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, आपको करना पड़ेगा, छोटा क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है, एक बार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आता है। 2025 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग, ये तो गिफ्ट आपके लिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 1-इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, ऑर्थाटोल्विडीन, टोल्विडीन मतलब CH3 और NH2 रहेगा, CH3 और NH2 रहेगा। M क्रिसोल का मतलब CH3 और OH रहेगा। टोल्विडीन मतलब CH3 और NH2, क्रिसोल मतलब OH और
CH3। तो ये दोनों को याद रखना है आप लोग को, बहुत रिपीट करता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, राइट शॉर्ट नोट्स कैनिजारो रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, कार्बालामाइन रिएक्शन। कार्बालामाइन रिएक्शन में याद कीजिएगा आप लोग, आपका आइसोसाइनाइड बना रहा था, ठीक ना। HBZ रिएक्शन में अल्फा में हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जा रहा था। कैनिजारो रिएक्शन में एक ठो अल्कोहल बना रहा था और एक ठो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा था। तो ये कंप्लीट हो गया आज के लिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो और अच्छा से हम वीडियो बना पाएंगे। और आप लोग के लिए जितना मेहनत हो सकता है उतना कर रहे हैं। आज 10 तारीख हो गया है, 13 तारीख को आपका एग्जाम, उम्मीद करते हैं अच्छा जाएगा। थैंक यू एवरीवन।